मेरे से शुरू करें या, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि अमर सिंह जी आने के बाद हमको सवाल करना है। एक सवाल से शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव। इधर देखिए सर। सर, पहला एक अच्छी खबर आई आपके राज्यसभा में जाने की, और पहला प्रहार अमिताभ बच्चन पर। रिश्ता क्या है? आपने बहुत लंबे समय तक, बहुत समय तक कहा अमिताभ बच्चन मेरे बहुत करीबी हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता के एकदम दरवाजे तक पहुंचे, ये आपने दरवाजे तक जाने का भी इंतजार नहीं किया और प्रहार कर दिया। वजह क्या? अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ सवाल। क्या मैं फिर से कहिए, क्या करें आप? मैं ये कह रहा हूं सर कि जैसे ही एक अच्छी खबर आपको मिली कि अमिताभ बच्चन आप संसद में प्रवेश करने वाले हैं, लंबे समय तक आपने अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिश्तों को ढका रहा, कहा अमिताभ बच्चन मेरे मित्र हैं, बहुत करीबी हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास खबर आई लगभग उसी के करीब आपने दहलीज तक जाने का भी इंतजार नहीं किया संसद में, और पहला प्रहार आपने अमिताभ बच्चन पर कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे ये एकदम गलत बात है। मैंने संसद की दहलीज पर अभी तक मेरा ये इतिहास नहीं रहा है कि मैं किसी को पकड़ूं तो छोड़ूं। और ये आप पहले व्यक्ति हैं, आप वास्तविकता के आधार पर नहीं, एक कलाकार के प्रति, उसकी कला के प्रति जो एक आकर्षण है जो करोड़ों को है, उस आधार पर आपका ये प्रश्न आधारित है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि मेरा भी कई लोगों से जो संबंध रहा या जो मैं जानता रहा, वो प्रतिच्छाया देखकर वो संबंध रहा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्राण साहब जैसा भला आदमी कोई नहीं था, लेकिन जब हम पिक्चर देखते थे तो देखते ही हमारे मन में घृणा का भाव हो जाता था और हम कहते थे इसे मारो, आ गया बदमाश। तो एक कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर वो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती। और राज्यसभा की सूचना तो मुझे थी ही नहीं। मैं 2 दिन पूर्व उज्जैन में शिप्रा के तट पर था, और स्वामी अवधेशानंद जी हमारे ऐसे मित्र हैं, मैं कहूँगा गुरु नहीं, वो स्वयं कहते हैं कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे मित्र हैं। और उनका हमारा ये करार है कि जब भी कुंभ होगा और जब भी पंडित जसराज आएंगे या हेमा जी का कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, तो बहुत उसका रसास्वादन, अध्यात्म के साथ साथ मनोरंजन का भी एक अद्भुत रस प्राप्त होगा। उसके लिए हम हर बार कुंभ में अवधेशानंद जी के साथ हम हर कुंभ बिताते। हम वहाँ गए और मुझे राज्यसभा के लिए नामित किया गया। ये सूचना मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल से मिली, क्योंकि वहाँ फ़ोन नहीं चल रहा था, और जब फ़ोन चला तो उन्होंने कहा मुबारकबाद। हमने कहा मेरी कांग्रेस में प्रविष्टि होगी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उसके पश्चात मेरी बात आदरणीय मुलायम सिंह जी से हुई, मेरी बात शिवपाल जी से हुई, मेरी बात राम गोपाल जी से हुई। मुख्यमंत्री को मैंने फ़ोन किया, जब उनका जवाब आया तो मैं शिप्रा के जल में डुबकी लगा रहा था। लौट के आने के बाद मैंने प्रयत्न किया, वो व्यस्त रहे होंगे, हमारी उनकी बात आज तक नहीं हो पाई। तो राज्यसभा में मैं 18 साल तक रहा हूँ, 3 सत्र रहा हूँ, और कई दल, जिसमें वामपंथी दल है और भी कई दल हैं, जो 2 बार से ज़्यादा अवसर नहीं देते। उससे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से, जिस स्नेह से मुलायम सिंह जी ने मुझे नामित किया। मुलायम सिंह जी पहले कहते थे कि दल में नहीं है दिल में है, अब तो दोनों जगह है। नहीं, मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं तो अमिताभ बच्चन की निंदा या प्रशंसा का राज्यसभा के नामांकन से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह कि मैंने कोई आलोचना नहीं की। मुझसे लोगों ने कहा कि, और जो हमारा उनका विवाद है, वो विवाद बहुत छोटे से कारण से है। उस विवाद का मूल ये है कि जब जया बच्चन जी को मैं राज्यसभा के लिए पहली बार नामित करा रहा था, तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा वो हमारी पत्नी है, आपकी भावजवाद में, ये स्थिर प्रज्ञ नहीं, अस्थिर चित्त की। तो फिर भी हमारी पत्नी और आपकी भावज हैं, तो आपको कष्ट देंगे। तो मेरे तो भाग्य में कष्ट है, मैं भोग रहा हूँ।
आप इस कष्ट को स्वांत सुखा क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? और पिछले दिनों आदरणीय अमिताभ बच्चन जी से जब इस आशा में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमर सिंह जी हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार हैं और उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है। बल्कि सत्य तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से जब लोग उनके बारे में ये प्रश्न पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि बड़ी देर की हर बात उन्हें आते आते 6 साल बाद अब उन्होंने कहा कि मुझे अधिकार है कुछ भी कहने का और उनका दायित्व है कुछ भी सुनने का। तो अब जब इतना बड़ा अधिकार है तो मुझे बहुत कंजूसी से उनके बारे में बोलना होगा और वक्तव्य देना होगा। तो अब आप ये प्रश्न मत कर दीजिएगा कि सत्ता में आते ही आप में नरमी क्यों आ गई। क्योंकि हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, फलदार साख है लचकती जरूर है। चलिए, अब मोदी सरकार के 2 साल इस विषय पर आज की कॉन्क्लेव है और आप यहाँ बैठे हैं। भले आप समाजवादी पार्टी में हो लेकिन आजकल मुलायम जी और मोदी जी के संबंध भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो एक फेयर विश्लेषण इन 2 सालों का करने के लिए मैं आपको कहूँ तो आप कैसा करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुलायम सिंह जी और मोदी जी विचारधारा के दृष्टिकोण से नदी के 2 किनारे जो साथ साथ चलते दिखाई देते हों लेकिन कभी मिल नहीं सकते। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि मुलायम सिंह जी और मोदी जी निकट हैं तो निकटता व्यक्तिगत हो सकती है। अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश में गए और खुली पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि विकलांगों को जितनी मदद उत्तर प्रदेश की सरकार देती है उतनी मदद भाजपा शासित प्रदेशों में भी नहीं दी जाती। उनसे कहा गया कि आप चुनाव निकट हैं, आप संघ के इतने बड़े पदाधिकारी हैं, तो आपने बात कैसे कह दी? तो उन्होंने बीजेपी के उस पदाधिकारी को और प्रदेश के बड़े उच्च पदाधिकारी को उत्तर दिया कि स्वदेशी के प्रति और हिंदी के प्रति मुलायम सिंह जी की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करने संघ प्रमुख सुदर्शन जी, आपके चैनल का भी नाम सुदर्शन ही है, वो मुलायम सिंह जी के आवास पर चले गए। तो राजनीति में जो यह संस्कृति आई है कि विरोधी शत्रु है, बैरी है, ये बिल्कुल गलत है। या विचारधारा के 2 धारा हैं जो साथ चलते दिखाई देते हैं, मिल नहीं सकते तो उनमें वार्ता नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी का शासन था तो आप लोगों ने संसद नहीं चलने दिया। अब आपका शासन आया है तो राज्यसभा में उनके पास संख्या है तो वो भी वही कर रहे हैं जो आपने किया। न वो सही था न ये सही है, क्योंकि देश जो है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के बगैर नहीं चल सकता। पक्ष इसलिए वो सत्ता का हाथी और प्रतिपक्ष उस हाथी का महावत, अंकुश लगाने के लिए। लेकिन जब दोनों अतिरंजिता के दायरे में आ जाते हैं तो एक अराजकता की स्थिति होती है और उसमें वही होता है कि आज हम न्यायपालिका के ऊपर दोष दे रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका को सशक्त बनाने में भूमिका किसकी? आज अगर विरोधी के पक्ष में कोई अदालत से निर्णय आ जाए तो बजाय इसके, चाहे गलत निर्णय आ जाए, हम लंबा मुंह बना के कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, हम क्या करें। ऐसा मोदी जी के साथ भी हुआ, अमित शाह जी के साथ भी हुआ। उस समय कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी। एक आरोप ये लग गया प्रधानमंत्री के ऊपर महिला को लेकर, उस महिला के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान। आरोप लगाने वाले आरोप की किसी सीमा तक गए। कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पत्रकारिता करने वाले देश के 2-3 बड़े पत्रकार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की सदा सहता देखिए। अभी उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ तो माननीय अरुण जेटली पहुंच गए। तो मैं वैचारिक मतभेद के बावजूद एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सद्भाव और संभाव और स्वभाव की मृदुलता, इसके अंदर निश्चित रूप से संघ जो भोजन, बैठक और विश्राम के माध्यम से अपना काम करता है। जमीन पे सबसे ज्यादा काम संघ करता है। संघ करता है। 3 लाख से ज्यादा सेवा मैं संस्थाएं स्वयं चलती कह रहा हूँ, हैं। मैंने कुष्ठ रोगियों का के आश्रम देखे, वहाँ पर
मैंने संघ को देखा है, मैंने भैयू जी महाराज का काम देखा भी और सुना भी। ये भोपाल में रहते हैं, अनुराधा पडवाल जी ने मुझे उसके बारे में बताया। और अपने को तिरोहित कर, अपने को अपना मतलब स्वयं का दधीचि ने जिस तरह से असुरों के विनाश के लिए अपनी हड्डी दे दी और तब वज्र बना, तो सेवा का वज्र वो अपना विनाश करके अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तिगत हितों का, सुखों का करके करते हैं। मेरी नानाजी देशमुख जी से नहीं, आपका संघ का इतना वैसा आप मानते हैं और संघ के स्वयंसेवक चाहते हैं कि वह राम मंदिर बन जाए, वहाँ पर आपकी सरकार है, तो तब मुलायम ने जिस प्रकार का विरोध किया था, क्या आप इतना अच्छा मान रहे हैं, अच्छा माहौल है, खुशनुमा सब कुछ चल रहा है, तो क्यों ना राम मंदिर बनाने की इस राम योजना मंदिर में का विरोध मुलायम समाजवादी सिंह जी ने कभी नहीं किया। गोली चलाई थी? ने गोली तो इसलिए चलाई थी कि कानून हाथ में लोगों ने लिया। एक अंतर है, गोली चलाई इसलिए नहीं चलाई कि राम जी का मंदिर बनना था। आज एक व्यवस्था है, तो आप हार्दिक पटेल के ऊपर दंडा मत चलाइए, आप कन्हैया के ऊपर कोई कार्रवाई मत करिए, आप कन्हैया पर कार्रवाई करें तो वो न्याय है, क्योंकि वह चलिए वो तो पास्ट था, अतीत था। नहीं, देखिए, आने वाले दिनों नहीं, में मैं मंदिर आपको बनने में स्पष्ट कर रहा हूं, देखिए, समाजवादी पार्टी और देखिए, ये मंदिर बने, ये मंदिर है, ये बुत खाना, ये मंदिर, ये मस्जिद है, ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है जी को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। वंदे मातरम कि हम अपने मातृभूमि की वंदना करते हैं, जिंदाबाद, या मादरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, दोनों में अंतर नहीं है। अगर मुसलमान जब तक ये बोले कि मादरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप उसको क्यों व्यथित करते हैं कि तुम्हें वंदे मातरम ही कहना हो? और वंदे मातरम और मादरे हिंदुस्तान दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक हिंदी है एक उर्दू है, दोनों बहने। हिंदुस्तान में हम की राजनीति होनी चाहिए, ह का हिंदू और म का मुसलमान। इसके लिए अगर आप नहीं, चलिए वंदे मातरम वाले पे तो हमारी एक दोनों चीजें अलग है, लेकिन मैं राम मंदिर मुद्दे पे दोबारा आता हूँ, क्योंकि आपके पास सुब्रमण्यम स्वामी आने वाले, जिन्होंने ऑलरेडी डेट भी बता चुकी है, मुझे लगता है आपके भरोसे ही बताई होगी। देखिए ऐसा है, राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय कुलभूषण भगवान राम हमारे वंश के थे, क्षत्रिय कुल के थे। और मैं तो जब ऐसा मत कहिए, उधर नाराज हो जाएंगे, आजम खां पहले से नाराज हैं। अरे देखिए, मैं सत्यता को कैसे बदलूं? मैं कह दूं कि वो क्षत्रिय कुल में नहीं उत्पत्ति हुई और मैं क्षत्रिय नहीं हूं, तो सत्य से तो मैं पलायन नहीं कर सकता, जो सत्य है। और राम की हमारे आराध्य देव भी हैं, हमारे पुरखे भी हैं, हमारा तो दोहरा रिश्ता है। मैं तो कहता हूं कि भाई हम उस कुल में उत्पत्ति हमारी हुई जिस कुल में भगवान की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि अदालत के निर्णय या दोनों समुदाय के बड़ों की आपसी सहमति के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। उसमें आप निर्णायक भूमिका करने के लिए तैयार हैं? उसमें तो मुलायम सिंह जी भी तैयार थे, चंद्रशेखर जी लगभग और मुलायम सिंह जी मिलकर के वहाँ तक पहुँच गए थे। और स्वयं जो जबरदस्ती, जिसको आप ढांचा कहते हैं और कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, उसके बारे में आदरणीय आडवाणी जी का भी बयान आया कि जो मुकदमा आज तक चल रहा है कि इसके लिए हमारे जीवन का सबसे दुखदायी दिन है। कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो हर बलात्कार करने वालों को आप ही गोली मार दीजिए, उसका ट्रायल मत करिए, चार्जशीट मत करिए। तो आप कह रहे हैं कि नहीं गोली चलाई, तो गोली उन्होंने कारसेवक के ऊपर नहीं चलाई, गोली उन पर चली जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। तो निश्चित रूप से कानून अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो चाहे कन्हैया हो या हार्दिक पटेल हो, मुझे पता है कि चाहे तथाकथित कारसेवक, मुझे पता है कि आज डायरेक्ट आप हाँ नहीं कह सकते, लेकिन सकारात्मक संदेश ये हम समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा नाम संदीप दुबे है और मैं सुरेश चौहान जी और सुदर्शन न्यूज़ का आभारी हूँ कि आज अमर सिंह जी को सामने देख रहे हैं, क्योंकि इनको बड़ा होते हुए और इनकी राजनीति का जो तेवर है उसको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल है कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप उस कुल से हैं, तो आपकी एक इच्छा जो आपने अपने राजनीतिक जीवन में वो पूरा नहीं हो सकी, और वो क्या इच्छा है जिसको अब आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, इच्छा अनंत है, लेकिन मैं उम्र और स्वास्थ्य के
उस बिंदु पर हूँ कि इच्छा का दमन करके बैठा हूँ, क्योंकि हमारा समाज अद्भुत है। यहाँ योग्यता बाधा है, अंग्रेजी में कहते हैं एबिलिटी कॉन्स्टेंट है। अर्जुन ऐसे वीर को नारी का स्वरूप लेकर के अज्ञातवास करना पड़ा, और राम ऐसे जिनकी आज पूजा होती है, जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्हें तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, और उन्हें एक राक्षस लेकर के चला गया, और उनकी पत्नी को समाज के एक धोबी ने कह दिया कि ये तुम्हारा गर्भ जो है पता नहीं किसका है, और उनको न तो पत्नी का सुख मिला न तो पुत्रों का सुख मिला, उनसे लड़ना पड़ा। तो आप ये जान लीजिए, सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने या ना माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। इसलिए हमारी प्रासंगिकता और प्राथमिकता तो ये है कि मुझे गिराने की चेष्टा की गई हर तरह से। आपको जान के आश्चर्य होगा, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से झांसी में गिर गया, यमराज ने कहा कि स्वीकार नहीं। दुबई हवाई अड्डे पर नहीं, बहुत लोग इसको विस्तार से नहीं दुबई हवाई अड्डे पर इतनी लो शुगर हो गई कि 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। लोगों ने कहा वापस नहीं आएंगे। एक दिन वेंटिलेटर को उखाड़ करके मैं खड़ा हो गया और मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मेरी दोनों गुर्दे नहीं है, प्रत्यारोपित हैं, मेरी आंतें नहीं है, लेकिन अभी इतनी जुजुप्सा है कि आज सवेरे दिल्ली में नाश्ता किया, मुंबई में लंच किया, और चौहान साहब का इतना आग्रह था कि आज ही जो है ब्रेकफास्ट इन दिल्ली, लंच इन बॉम्बे और संभवतः डिनर इन दिल्ली। तो इसलिए भगवान स्वस्थ रखे, और ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं है, ज़्यादा की ज़रूरत हमको नहीं, थोड़े में गुजारा होता है। तो थोड़ा बहुत जो भी अच्छा कर सकें, क्योंकि समाज में बड़ी विकृति आ गई। आपको मैं बताना चाहता हूँ, उमा भारती जी मेरी बहन है, सच में मेरी बहन है। एक बार मेरा मणिशंकर अय्यर जी से कुछ विवाद हुआ। उस विवाद के बाद बड़ी प्रसिद्ध घटना रही, तो वो स्वयं आई और कहीं कि जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाद हुआ है उससे मैं बहुत पीड़ित रहती हूँ, पता नहीं क्यों, तुम किस दल या विचार क्यों पता नहीं, तुम्हें मुझे मेरा भाई दिखता है, और जब मैं मुख्यमंत्री बनूं तो तुम मेरे पास आना, मैं स्वयं भोजन बना के तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं। और उन्होंने अपने वचन का पालन किया। हरदम अपने घर पर जब बुलाती थी तो उस समय मुझे याद है कि संगठन मंत्री साहब मदन दास जी देवी होते थे, उनसे भी हमारी चर्चा होती थी। वह उमा भारती उस घटना के बाद वो पलायन करती थी, और रोज मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को फ़ोन करती थी कि मुलायम सिंह मुझे गिरफ्तार करो, मैं उमा बोल रही हूँ, तुम गिरफ्तार नहीं कर पाए, तुम्हारी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। और दोनों वो कानून की नज़र में वो एब्सकॉन्डेड थी, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी उनसे भी बात करते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उन्होंने हर चुनाव में, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, काफ़ी उग्र स्वभाव के ब्रह्मर्षि थे वो, परशुराम वाले उनके तेवर थे। तो आग्नेयास्त्र, वो चंबल की घाटियों की राजनीति की पद्धति कुछ अलग है। तो एक बार उनका कुछ काम पड़ा, वो हमारे पास आए और कहने लगे आप मुलायम सिंह जी से सिफारिश कर दीजिए, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा, बहुत गोलियां चली हैं वहाँ राजनीति में। हमने कहा तुम्हारा काम कराएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। हमने आदरणीय मुलायम सिंह जी को फ़ोन करके कहा कि ब्रह्मदत्त जी आए और कहते हैं काम करा दो और मेरा नाम मत लेना, मैं आपके पास भेज रहा हूँ। ब्रह्मदत्त जी लौटे, आज हमारे बीच में नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, नहीं तो इस बात को वो कहते। मुलायम सिंह जी ने अपने बगल में उन्हें बिठाया और बगल में बिठा के उनके सारे काम कर दिए और कहा अमर सिंह जी को बता देना कि मैंने उनके अनुरोध का पूरा संज्ञान लिया। हमारे पास बहुत भाव से वो वापस लौटे। कई बार ऐसा होता है आपके ही दल में कई लोग घर वापसी के नाम पर, आदरणीय साक्षी महाराज जी और कई लोग कई तरह के बयान देते हैं। उनके हर इस तरह के बयान जिससे समाज में विभाजन होता है, तो 100 अच्छे काम जो होते हैं वो छुप जाते हैं और जो 2-4 बुरे कृत्य होते हैं वो बड़े उजागर होते हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने पुराने मित्र और अपने भाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को, और ये मैं हृदय से कह रहा हूँ, ये हमारे निरंतरता से
इन्होंने, पता नहीं लोग इनसे क्यों भयभीत रहते हैं, मुझे इनके ऐसा प्यारा व्यक्ति और सरल व्यक्ति मिला ही नहीं। क्योंकि इनको हमने कभी भी कुछ कहा कि भाई फारूक अब्दुल्ला के लिए खाना दे रहा हूँ, आप आएंगे, तो कहते हैं इज माई ओल्ड फ्रेंड एंड यू आर ऑल्सो माई ओल्ड फ्रेंड, आई विल कम। तो इन्होंने हमको किसी बात के लिए, लोग कहते हैं निषेधात्मक व्यक्तित्व हैं, ये राहु हैं और केतु और मंगल तीनों इकट्ठे हैं। मुझे इनके अंदर सिर्फ बृहस्पति का बोध होता है, यह है कि सत्य कहने का दुस्साहस इनके अंदर थोड़ा अधिक है, इसकी वजह से लोग इन्हें गलत समझते हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। ये भी संयोग है स्वामी जी कि राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है और आप भी आगे और स्टेज पे बैठे हैं, तो कम से कम दोनों सरकारें, आपकी केंद्र की और राज्य की यहाँ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं इस चीज़ को निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी के संज्ञान में लाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसते हैं, और ये बात सिर्फ मुलायम सिंह जी के लिए नहीं, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, भाई राजनाथ सिंह जी के लिए भी। अब देखिए यहाँ बैठे हैं स्वामी जी, उनका एक मत है अर्थनीति के बारे में, वित्त मंत्री का एक मत है, कोलाहल मचा हुआ, विवाद मचा हुआ है, तो आप इसे द्वंद्व कहेंगे? नहीं, यह लोकशाही का एक तरीका है। कुछ लोग इनकी बात को ठीक मानेंगे, कुछ लोग उनकी बात को ठीक मानेंगे, और कुछ लोग कहते हैं अनुशासनहीनता है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता, हिंदी व्याकरण में एक शब्दावली है हेतु हेत मजबूत, एक अभिधा है, लक्षणा है, वंजना है, अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो ये एक सुझाव दे रहे हैं, सुझाव देने का अधिकारी मंत्री थोड़ी हैं, इनको आप मंत्री बना दीजिए अगर इनको चुप करवाना है। और चंद्रशेखर जी ने हम लोग मित्र थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले भोज चंद्रशेखर जी ने मेरे घर पे किया था, आपको याद होगा, और डॉक्टर स्वामी को भी लेके आए थे। तो डॉक्टर स्वामी जी का हु इज दिस गाय कॉल्ड अमर सिंह, मेरे छोटे से घर में वो खाना खाने आया और तब से मित्र हैं। तो हमने चंद्रशेखर जी से पूछा डॉक्टर स्वामी का बड़ा नाम सुना है, बोले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मंत्री बनाना जरूरी था, नहीं तो हम कोई काम नहीं करने देते। तो मैं ये चाहता हूँ कि समरसता और सामंजस्य से भगवान राम का मंदिर बने, आपसी सहमति से बने, दोनों समुदायों की सहमति से बने, हमें तरीके से या न्यायालय से, हमें न्यायालय के माध्यम से, हमें तरीके से कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ स्वामी जी ने दी हुई डेडलाइन को फॉलो करिए, बस इस साल बना दीजिए। देखिए ऐसा है, स्वामी जी बहुत अच्छे स्वयंभू वकील हैं, जो बड़े बड़े वकीलों को ही छुट्टी कर दें। स्वामी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो मुद्दे को भी तलाशते हैं, मुद्दे के सबूत को भी तलाशते हैं, और कोई वकील इनकी वकालत नहीं कर पाता, बड़े बड़े वकीलों के छक्के खुद छुड़ा देते हैं। तो इसलिए स्वामी जी अगर चाहेंगे तो एक वो भी हमसे सहमत होंगे कि खून नहीं बहना चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए। मैं इनके सामने कह रहा हूं, बिल्कुल आखिरी एक बात, हिंदू का खून है न मुसलमान का खून है, ऐ दुश्मनाने हिंद ये इंसान का खून है। चल, एक आखिरी बात केवल, क्या जीएसटी पास करने में समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? जहां तक मुलायम सिंह जी का प्रश्न है, लोगों ने डॉक्टर स्वामी का उपयोग नहीं किया। डॉक्टर स्वामी ने अभी इनके आने से पहले ये प्रश्न जिस व्यक्तित्व से शुरू हुआ, तो माने ना माने इनके सामने कर रहा हूँ, तब क्या अटॉर्नी जनरल जी रामा स्वामी ने समर्थन नहीं किया था। चंद्रशेखर जी चाहते थे, हम चाहते थे, ये कानून मंत्री थे। सच पूछिए तो कानून मंत्री की हैसियत से इन्होंने राजीव गांधी को अपना मित्र बना, और मुझे आश्चर्य हुआ कि संसद के केंद्रीय कक्ष में जब राजीव गांधी की श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, तो वहां हमने डॉक्टर स्वामी को बैठा पाया। मैं सामने कह रहा हूं, मैं पीछे नहीं कहता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए। आपकी लोकप्रियता और एक बात और मैं कह दूं, उसके बाद एक चाय नहीं पी उन्होंने, और उस घटना के बाद कभी बच्चन परिवार का कोई व्यक्ति संभवतः उनको धन्यवाद देने भी नहीं गया। नहीं, ये तो स्वामी जी की विशेषता है। खैर, ये आपके जो पहले हमारे मित्र जो प्रश्न पूछे, ये उसका उत्तर है। चंद्रशेखर जी की मृत्यु के बाद उनको संवेदना देने भी कोई नहीं गया बच्चन परिवार से। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो उस समय के अटॉर्नी जनरल जी रामा स्वामी के विरोध के बावजूद एक खंबे की तरह खड़े होकर के बच्चन परिवार को बचाए, उनको भी एक प्याली चाय पिलाई हो बच्चन परिवार ने, मुझे मेरे ज्ञान में नहीं। स्वामी जी पियेंगे भी नहीं उनकी चाय। चलिए, आप आए, धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, हम आपके बहुत आभारी हैं।